गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, होली के शुभ अवसर पर सारे लोगों ने बेहतर तरीके से होली सेलिब्रेट कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने बेहतर तरीके से ही सेलिब्रेट किया। चलिए कम टू द पॉइंट। अब होली हो गई या हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे 1 दिन 2 दिन बाद होली होती, 3 दिन बाद होती है। कोई बात नहीं, बेहतर से सेलिब्रेट कर लिए हैं या अभी जिनको करना बाकी बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करिए। और इसके बाद कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आना। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, मंजिल बड़ी है, इसलिए एकाग्र होकर पढ़ना ये आपका दायित्व है। पढ़ाना मेरा दायित्व है, पढ़ना आपका दायित्व है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यकीनन आप तैयार हैं, तो मैं पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और सारे बच्चे बेहतर तरीके से ओके इंग्लिश क्लासेस में खासतौर से यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं। यकीनन ओके इंग्लिश क्लासेज इस बात की गारंटी देता है कि यदि आपने एकाग्र होकर ओके इंग्लिश क्लासेज में पढ़ाई शुरू की, आप पढ़ रहे हैं, नित्य पढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि 95 प्लस मार्क अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। आज बात आती है, 6 टेंस मैंने क्लियर कर दिया था, आज 7वां टेंस, जिसको अब आप मुझे थोड़ा बताइए 12 टेंस में कौन सा ऐसा टेंस है जिसको टेंसों का तानाशाह कहा जाता है। मुझे नहीं पता, आज तक आपको बताया गया नहीं बताया गया, आपको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन यकीनन आज मैं आपको बता कर रहूंगा कि 12 टेंसों में कौन सा ऐसा टेंस है जिसको टेंसों का तानाशाह कहा जाता है। यकीनन वो कोई और टेंस नहीं, वो एकमात्र पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसको टेंसों का तानाशाह कहा जाता है। यदि इस टेंस पे आपने कमांड कर लिया तो बाकी के 11 टेंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज आई एम विथ यू। ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ है। तो चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आज सभी लोगों को पढ़ना है। अपने आप को तैयार करिए, कंसंट्रेट करिए and try to understand everyone. Thank you so much once again. Past perfect tense, कोई भी टेंस हो बताया गया है, हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो टेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या जानना है? टेंस पढ़ते हुए सबसे पहले क्या जानना है? आइडेंटिटी जानना होता है। तो अब आपको जानना है पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। ओके, क्या आप पढ़ेंगे? वेरी गुड, कंसंट्रेट ऑन माइंड। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या बताया गया भैया? अरे भैया क्या बताया गया? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था। क्या था बेटा? चुका था। शाबाश, चुका था, कामा चुके थे, चुके थे, कामा चुकी थी, चुकी थी, आदि शब्द आए। क्या है बेटा? आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात तानाशाह कहलाता है। बात समझ में आई? फिर से देखिए वंस अगेन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या इतनी बात मेरे सारे लल्लों को, मेरे सारे बहादुर बच्चों को समझ में आ गई? आ गई? आ गई? वेरी गुड। देखिए अब समझिएगा इसे। और क्या बताया गया? इसमें 2 कार्यों का वर्णन भी होता है। पॉइंट है, याद रखना है। क्या बताया गया? इसमें 2 कार्यों का वर्णन भी होता है। इसमें 2 कार्यों का वर्णन भी होता है। इस बात को याद रखना है।
इसमें दो कार्यों का वर्णन भी होता है, जिसे जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसे जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। क्या बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, क्या था? चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर पॉइंट है, याद रखना है कि इसमें दो कार्यों का वर्णन भी होता है। इसमें दो कार्यों का वर्णन भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई? जब दो कार्यों का, अब और समझना है, जब बेटा दो कार्यों का वर्णन होगा, इसमें दो कार्यों का वर्णन भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब दो कार्यों का वर्णन होता है तो इसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। तो जिसका अनुवाद पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद हम पहले करते हैं, जिसका कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद हम बाद में करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि बेटा जब दो कार्यों का वर्णन होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, है ना? जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो इसमें एक कार्य पहले समाप्त होगा, या जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद पहले करते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद बाद में करते हैं। पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, इसे ध्यान से समझना है। देखिए क्या है, जो कार्य, भाई जब दो कार्यों का वर्णन होगा, जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो इसमें जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त हो, पहले समाप्त हो तो उसका अनुवाद पहले करते हैं। अनुवाद, उसका अनुवाद पहले करते हैं। समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है लल्ला। जो कार्य पहले समाप्त हो तो उसका अनुवाद पहले करते हैं, पहले करते हैं। जो कार्य बाद में समाप्त हो, समझिए, जो कार्य बाद में समाप्त हो, बाद में समाप्त हो, जो कार्य बाद में समाप्त हो तो उसका अनुवाद, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। फिर से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो इसमें एक कार्य पहले समाप्त होगा और एक कार्य बाद में समाप्त होगा। तो देखना है, जो कार्य पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त हो तो उसका अनुवाद पहले करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद बाद में करते हैं। ये पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट है, याद रखना है आपको। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान बना दूंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, अब जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो इसमें पहले आता है, क्या आता है बेटा? पहले आता है, पहले। तो पहले का माने होता है भैया बिफोर। क्या होता है? BEFORE, बिफोर। के बाद आएगा, जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो क्या आएगा? के बाद। तो क्या लगाएंगे? के बाद का माने होता है आफ्टर। क्या होता है? AFTER। ये याद रखिए, बिफोर मीन्स पहले और के आफ्टर मीन्स के बाद।
ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए कैसे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए बेटा, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। जैसे कहा गया कि मैं कल एक पत्र लिख चुका था। मैं कल एक पत्र लिख चुका था। समझिए बेटा, चुका था। चलिए चलिए समझिए, एज, यहीं से आपको समझना है। मैं कल एक पत्र लिख चुका था। बताइए भैया ये वाक्य किस टेंस का है? तो हमने देखा हिंदी वाक्य अंत में क्या आया है? चुका था आया है। तो क्या बताया गया? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये वाक्य किस टेंस का हुआ? चुका था आया अंत में, जान गए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देख लेते हैं एक कार्य का वर्णन है कि दो कार्यों का वर्णन है। मैं कल एक पत्र लिख चुका था, सब्जेक्ट एक, मैं आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब आपका लिखना है। तो भैया एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब तो एक ही कार्य का तो वर्णन है। जब एक सब्जेक्ट हो एक मेन वर्ब हो तो एक कार्य का वर्णन होता है। कितने कार्यों का? एक कार्य का वर्णन होता है। क्या एक कार्य का वर्णन वाले जान गए सेंटेंस? जान गए ना? जब एक कार्य का वर्णन होगा बेटा तो एक सब्जेक्ट आएगा और एक मेन वर्ब आएगा। तो ये आपका एक कार्य का वर्णन हो गया। अब देखिए दो कार्यों का वर्णन वाले सेंटेंस कैसे आते हैं, समझिएगा। जैसे कह दिया जाए सूर्य के, समझिएगा बेटा, सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले वह रामायण पढ़ चुका था। ये देखिए, सबसे पहले पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे? ये वाक्य किस टेंस का है? तो ध्यान दीजिएगा, प्लीज अटेंशन एवरीवन। देखा सूर्य के निकलने से पहले वो रामायण पढ़ चुका था। अरे भैया चुका था आ गया, जान गए पास्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखना ये है कि इसमें एक कार्य का वर्णन है, दो कार्यों का वर्णन। चलिए देखिए, सूर्य का निकलना, देखिए एक सब्जेक्ट, ये निकलना मेन वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक मेन वर्ब हो गया। ठीक है, आगे देखें, सूर्य के निकलने से पहले वह आपका सब्जेक्ट है और पढ़ना मेन वर्ब है। तो अरे भैया इसमें दो कार्यों का वर्णन है। कैसे? देखिए एक सब्जेक्ट सूर्य है सॉरी, एक सब्जेक्ट सूर्य है, निकलना मेन वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब। वह आपका सब्जेक्ट है और पढ़ना आपका मेन वर्ब है। देखिए सूर्य आपका क्या है? सब्जेक्ट है। देखिएगा निकलना आपका क्या है? मेन वर्ब है। अब एक सब्जेक्ट और क्या है? वह आपका एक सब्जेक्ट है और पढ़ना आपका मेन वर्ब है। तो देखिए इस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हुआ है। कैसे? सूर्य सब्जेक्ट, निकलना मेन वर्ब, वह सब्जेक्ट, पढ़ना मेन वर्ब। तो देखो इस वाक्य में दो सब्जेक्ट आए हुए हैं सूर्य और वह, और दो मेन वर्ब आए, निकलना और पढ़ना, दो मेन वर्ब आए हैं। तो जब एक वाक्य में दो सब्जेक्ट दिए हों, दो मेन वर्ब दिए हों, तो मेरे लल्ला उसमें दो कार्यों का वर्णन होता है। कितने कार्यों का वर्णन होता है? दो कार्यों का वर्णन होता है। जब एक वाक्य में दो सब्जेक्ट दिए हों, दो मेन वर्ब दिए हों, तो वो वाक्य दो कार्यों का वर्णन होता है, अर्थात उस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन होता है। परहैप्स आप समझ गए होंगे, समझ गए, बात समझ में आ गई। अब समझिएगा, अब क्या बताया गया है, इस पॉइंट को समझना है। जो कार्य पहले समाप्त हो, तो चलो देखते हैं इसमें पहला कार्य कौन सा समाप्त होता है ना। चलिए देखिए, सूर्य के निकलने से पहले वह रामायण पढ़ चुका था। बताइए, नेहा बताएंगे इसमें पहला कार्य कौन सा हो रहा है? सूर्य का निकलना? अरे नहीं भाई, देखिए
सूर्य के निकलने से पहले, अब बताओ सूर्य निकला या नहीं निकला? अरे नहीं निकला, सूर्य के निकलने से पहले, इसका मतलब सूर्य के निकलने से पहले, है ना, यानी सूर्य नहीं निकल पाया, वह रामायण पढ़ चुका था। तो सूर्य के निकलने से पहले देखो वह रामायण पढ़ चुका था। तो पहला कार्य कौन सा समाप्त हो रहा? पहला कार्य आपका वह रामायण पढ़ चुका था, यह समाप्त हो रहा है। ये देखिए, सूर्य के निकलने से पहले, इसका मतलब सूर्य नहीं निकल पाया और वह रामायण पढ़ चुका था। तो पहला कार्य इसमें कौन सा समाप्त हो रहा है? वह रामायण पढ़ चुका था। और बताया क्या गया है, जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद पहले करते। अब कह दिया जाए इसका अनुवाद करो, तो सबसे पहले जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद हम पहले करेंगे। ये देखो, अब बात आती किस टेंस में करेंगे। किस टेंस, पहले इतना जानिए कि इसमें जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद पहले करेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हो, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। क्या बात समझ में आई? जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद हम बाद में करेंगे। क्लियर हुआ? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पढ़ाता रहूंगा। चलिए देखिए, आइडेंटिटी, चुका था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आए, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फिर बहुत सामान्य सी बात बताई गई लल्ला कि इसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, जिसे क्या कहते हैं, याद हो गया होगा, जिसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जब दो कार्यों का वर्णन होगा तो इसमें एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त हो उसका अनुवाद हम पहले करते हैं। देखिए, उसका अनुवाद हम पहले करते हैं। इस वाक्य में वह रामायण पढ़ चुका था, पहले यह कार्य समाप्त हो रहा है तो इसका अनुवाद पहले करेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, सूर्य बाद में निकला, रामायण पढ़ने के बाद, उसके रामायण पढ़ने के बाद सूर्य निकला ना, तो यहां पे सूर्य का निकलना, इसका अनुवाद बाद में करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। मैं कल एक पत्र लिख चुका था आया पास्ट परफेक्ट हुआ। ठीक है, और जानिएगा, पहले बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर के बाद, मैं कल एक पत्र लिख चुका था, अंत में चुका था आया, जान गए पास्ट परफेक्ट हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे यहां पर देखिए, मैं कल एक पत्र, एक कार्य का वर्णन है एक कार्य का वर्णन। दूसरा एग्जांपल, सूर्य के निकलने से पहले वह रामायण पढ़ चुका था, है ना। तो देखेंगे भैया, सूर्य सब्जेक्ट हुआ, निकलना मेन वर्ब हुआ, वह रामायण पढ़ चुका था। अरे भैया, इसमें दो सब्जेक्ट और दो मेन वर्ब है, तो इसमें दो कार्यों का वर्णन है दो कार्यों का वर्णन है। अब क्या बताया गया कि इसमें जो कार्य पहले समाप्त हो, तो पहला कार्य कौन समाप्त हो रहा, वह रामायण पढ़ चुका था, तो इसका अनुवाद पहले करेंगे। जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा उसका अनुवाद बाद में करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मेरे सारे लल्लों को इतनी बात क्लियर हो गई ना? दैट इज वेरी नाइस। राइट नाउ लिखिए सभी लोग, शाबाश। फिर इसके बाद ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब चालू होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सारे लोग इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस डालेंगे। राइट नाउ सारे लोग राइट करो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। अब क्या डालना है बेटा? अब क्या पढ़ना है आपको? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पढ़ोगे बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस देखिएगा बेटा, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC। ठीक, अब समझिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं, बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब जानिए, जैसे इसके पहले आप 6 टेंस पढ़ चुके हैं, सबकी हेल्पिंग वर्ब्स याद हो गई है ना। जैसे पूछूं आपसे, पास्ट पार्टी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वेरी गुड, वाजिया वर्ब होती। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है।
तो याद रखिए, आपसे पूछा जाए पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हैड होती है, ठीक है। प्लस इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई। पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, इसमें भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट अनुवाद करते समय अफर्मेटिव में क्या लिखोगे, ला सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। क्या होती है, हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। देखिए, अगर एक कार का वर्णन हो तो यहां तक, अगर एक कार का वर्णन हो लल्ला यहां तक फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं कल उसे पढ़ा चुका था। ठीक है, चलिए कहा गया अनुवाद करिए। कैसे करेंगे, तो अनुवाद करने से पहले आपको आइडेंटिटी करना है भैया कि ये वाक्य किस टेंस का है। चलिए पढ़ते हैं, मैं कल उसे पढ़ा चुका था। अरे भैया अंत में चुका था आ गया, क्या आ गया, चुका था आ गया, तो जान जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कैसा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं कल उसे पढ़ा चुका था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप मुझे बताओ एक कार का वर्णन है कि दो कार्यों का, तो एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, तो एक ही कार का वर्णन है। तो अनुवाद करेंगे कहां से, यहां से शुरू करेंगे। चलिए अनुवाद करते हैं। वेरी गुड, बी रेडी, तैयार हो जाओ। सब्जेक्ट क्या है बताइए, आई। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड आपको लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, हैड। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। देखो पढ़ना स्टडी या रीड होता है, पढ़ाना क्या होता है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टीच टॉट टॉट। देखो TAUGHT, टॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, सहायक क्रिया हैड लग गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मेन वर्ब आपका पढ़ा चुका, पढ़ाना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अब अदर वर्ड क्या है, उसे दिया है तो लिख दिया यस्टरडे, यस्टरडे, फुल स्टॉप। ये आपका अनुवाद क्लियर हो गया। अब बताइए आसान है या ना, आसान है या नहीं, आसान है ना। जब आप थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। चलिए एक बार फिर समझिए, मैं कल उसे पढ़ा चुका था, अंत में भैया चुका था आया। अनुवाद करने का यही तरीका होता है लल्ला। अंत में देखा चुका, तो अरे भैया ये वाक्य तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब देखें कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक कार का वर्णन है। चलो अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, आई, सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होती है, हैड होती है, तो हैड लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, हिम हो गया। अदर वर्ड क्या है, यस्टरडे हो गया। हो गया, बात समझ में आ गई। अब एक कार के वर्णन वाले सेंटेंस आ जाएंगे आपको, मेरे सारे लल्लों को आ जाएंगे ना। चलिए वेरी गुड। चलिए अब दो कार्यों को वर्णन वाला देखिए, एक कार्य के वर्णन वाले तो आ जाएंगे ना, अब दो कार्यों को वर्णन वाला देखिए सेंटेंस। जैसे देखिए सूर्य, यही सेंटेंस लीजिएगा, सूर्य के, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, दो कार्यों को वर्णन वाले सेंटेंस का कैसे अनुवाद करते हैं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले, पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे, याद कर चुके थे। ये लीजिए, अनुवाद करना है। सेंटेंस देख के आप घबरा गए तो घबराना नहीं है,
समझिएगा कैसे अनुवाद करेंगे। चुके थे आया भैया पास्ट परफेक्ट हुआ। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य सब्जेक्ट, निकलना मेन वर्ब, ठीक है। तुम सब्जेक्ट अपना पाठ याद कर चुके थे। अरे भैया इसमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा। क्यों दो कार्यों का वर्णन हो रहा? क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये देखिए इधर का सब्जेक्ट सूर्य है, दो मेन वर्ब आ रहे, इधर का सब्जेक्ट तुम है, निकलना मेन वर्ब है और याद करना मेन वर्ब है। तो देखो दो सब्जेक्ट हो गए और दो मेन वर्ब हो गए, तो दो कार्यों का वर्णन हो गया ना, दो कार्यों का वर्णन। अब अनुवाद कैसे करेंगे? जब एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक फार्मूला फॉलो करते हैं। जब दो कार्यों का वर्णन हो बेटा तो अदर वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? बिफोर या आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले, और आफ्टर मीन क्या होता है? के बाद। समझिएगा। और जो लास्ट में अनुवाद करेंगे उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। चिंता ना करिए, समझा रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करते हैं। पढ़ चुके हो ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस? वेरी गुड। देखिए ये फार्मूला हो गया। अगर एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक अनुवाद होता है, जब दो कार्यों का वर्णन हो तो यहां तक अनुवाद होता है। ठीक है। अदर वर्ड के बाद क्या लिखा गया? बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा जब दो कार्यों का वर्णन हो, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मजा आ जाएगा। जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। केवल एक अंतर समझना है, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जब दो कार्यों का वर्णन हो, समझिएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन हो और बीच में पहले दिया हो, क्या दिया हो? जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले दिया हो, तो 100% इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं। ठीक है। जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद 100% पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, अर्थात यहां से शुरू करते हैं। बात समझ में आई? और जो कार्य बाद में समाप्त हो उसका अनुवाद हम बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो सच कहता हूं कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। क्या ये डिफरेंस आपने समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, समझिए। जब दो कार्यों का वर्णन हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आ जाए, क्या आ जाए? पहले आ जाए, तो इधर का अनुवाद हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इधर का अनुवाद सबसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। देखिए कैसे। चलिए अनुवाद करते हैं। सूर्य के निकलने से पहले तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। अरे भैया चुके थे आया पास्ट परफेक्ट हुआ। दो कार्यों का वर्णन है। अब आपको देखना है, नोटिस करना है क्या आया पहले, तो भैया इधर का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करेंगे और इधर का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में बाद में करेंगे। तो चलो करते हैं। तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। देखिए यू हुआ, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करना लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। शाबाश, LEARNT, लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पार्ट। अब यू के साथ अपना के लिए क्या लगाते हैं? बताया था, यू के साथ अपना के लिए योर लगाते हैं। तो योर लेशन, योर लेशन, LESSON, लेशन। यू हैड लर्नड योर लेशन। क्या बताइए, इस वाक्य का अनुवाद हो गया या नहीं हो गया? यू हैड लर्नड योर लेसन, तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। कर चुके थे, हो गया इसका अनुवाद। यू हैड लर्नड योर लेसन। अब क्या आ रहा? पहले। तो पहले का माने होता बिफोर, तो यहां बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे लल्ला? BEFORE, बिफोर। अब इसका अनुवाद करेंगे। इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, सदैव इस बात को याद रखो कि जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ठीक है। तो अब इसका अनुवाद करना, सूर्य का निकलना। ये देखिए बिफोर के बाद यहां किस टेंस में अनुवाद करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। कब करेंगे? जब बीच में पहले आए। ठीक है। तो चलिए सूर्य का निकलना। सब्जेक्ट क्या है? सूर्य, द सन।
सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है, निकलना। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, टेल मी, कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? अरे सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो राइज मीन्स निकलना, और राइज का सेकंड फॉर्म रोज हो जाता है, और आपका सेंटेंस बिल्कुल महकने लगता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई ना? चलिए, राइट नाउ, राइट नाउ एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। जब बेटा दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आ जाए, इतना डिफरेंस समझ लीजिएगा, बस जीवन में कभी आप गलती नहीं करेंगे। जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में पहले आ जाए, तो इधर का अनुवाद हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और इधर का अनुवाद सबसे बाद में पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। क्या यह बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ, राइट नाउ, शाबाश, नोट करिए। अब आपको के बाद वाले समझना है। दो कार्यों का वर्णन जिसमें के बाद आए। पहले वाला समझ गए ना? समझ गए ना कि जब दो कार्यों को वर्णन हो, बीच में पहले आए, तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में, यानी इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। क्लियर हुआ? अब के बाद वाला देखो, समझिएगा। जैसे कह दिया जाए, मेरे सोने के बाद, मेरे सोने के बाद, मेरे सोने के बाद वह एक किताब, मेरे सोने के बाद वह एक किताब चुराया था, या चुराता था, चुराया था। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यहां तो था आ गया। तो भैया याद रखिए, जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में के बाद आएगा, तो यहां पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी लगती है। ता था, ते थे, ती थी, था थी, थे, आ ई ए, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अनुवाद करते हैं, देखते हैं। मेरे सोने के बाद वह एक किताब चुराया था। चलिए, मालूम हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। अब लेकिन हमने देखा, अरे भैया इसमें दो कार्यों का वर्णन है। कितने कार्यों का वर्णन है? दो कार्यों का वर्णन है। मेरा सोना एक कार्य हुआ, और वह एक किताब चुराया था दूसरा कार्य हुआ। लेकिन अनुवाद कैसे करेंगे? देखिए, इसमें पहले तो नहीं आया, नहीं भैया पहले नहीं आया। क्या आया है? के बाद आया है। तो याद रखिएगा सदैव, जब दो कार्यों का वर्णन हो, पास्ट परफेक्ट में जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में के बाद आ जाए, क्या आ जाए? के बाद आ जाए, तो सबसे पहले इसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। उल्टा कर देते हैं, पहले वाले से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट में बाद में करते हैं। याद रखना, अगर आपने, ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ये इस डिफरेंस को समझ लिया, तो कभी आपका भविष्य में सेंटेंस गलत नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पूरा लिख देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बताया गया? जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में के बाद आ जाए, तो पहले से उल्टा, अगर पहले आता है तो इसका पास्ट परफेक्ट में, इसका पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन के बाद आ जाए तो उल्टा करते हैं, इसका सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे, इसका बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अर्थात जब के बाद आ जाए तो यहां से अनुवाद शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से। ऐसे चलता है, पहले आए तो इधर से चलता है अनुवाद, के बाद बीच में आ जाए तो इधर से अनुवाद चलता है। बात समझ में आई? तो चलिए, मेरे सोने के बाद वह एक किताब चुराया था। अरे भैया पास्ट परफेक्ट हुआ, दो कार्यों का वर्णन है, बीच में क्या आया है? के बाद आया है। क्या आया है? के बाद आया है। तो इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। चलो, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़े, वह एक किताब चुराया था। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो चलो अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ही, समझिएगा, ही। फिर मेन वर्ब क्या है? चुराना, स्टील। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है लल्ला? सेकंड फॉर्म लगती है, स्टोल हो जाएगा। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लिखा, वह चुराया था, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टूल। ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब, अ बुक। क्या हो गया? अ बुक। अदर वर्ड कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। अब क्या आया बीच में?
आफ्टर के बाद आया है ना, तो आफ्टर इधर से अनुवाद कर रहे हैं आफ्टर। अब इधर का अनुवाद किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मेरे। तो आई मीन्स मैं या मेरे, ठीक है। अब सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? देखिए हैड। मेन वर्ब क्या है? सोना। तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, स्लिप्ड हो जाएगा। आपका अनुवाद बिल्कुल क्लियर हो गया। ही स्टोल अ बुक, देखिए वह एक किताब चुराया था। ही स्टोल अ बुक आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। क्लियर हुआ? मेरे सोने के बाद वह एक किताब चुराया था। क्या क्लियर हो गया? आ जाएंगे मेरे सारे लल्लू को, आ जाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस अभ्यास की जरूरत है। अगर आपने इस डिफरेंस को समझ लिया होगा तो यकीनन ये आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको क्या देखना है? निगेटिव सेंटेंस देखना है। क्या देखना है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। राइट नाउ, राइट नाउ, वेरी गुड। हैव रिटन, लिख चुके? चलिए बेटा हेडिंग डालते हैं निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अब आ जाएगा ना सभी लोगों को? वेरी गुड। अब आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस कैसे अनुवाद किए जाते हैं। कहा था ना अगर ये आपको टेंस आ गया तो बाकी के 11 टेंस धुआं धुआं कर देंगे आप। लेकिन पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, जो टेंसों का तानाशाह है उसको समाप्त करो, उसको धुआं करो, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नहीं आएगा तो सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाएंगे। तो अनुवाद करते समय बेटा क्या लिखेंगे? सबसे पहले निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड नॉट क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की क्या होती है? हैड। और फिर इसके बाद जब नहीं आएगा तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, तो हो गया हैड नॉट। तो निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इस फार्मूले से बनाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? जैसे पहले एक कार का वर्णन देख लीजिएगा। जैसे जैसे तुम कल एक पत्र नहीं, तुम कल एक पत्र नहीं, क्या लिखना है? नहीं लिखना है, नहीं लिख चुके थे, नहीं लिख चुके थे, फुल स्टॉप, ठीक है। अनुवाद करना है बेटा। अनुवाद करने से पहले सेंटेंस देखना है। तुम कल एक पत्र नहीं लिख चुके थे, अरे भैया चुके थे आया, पास्ट परफेक्ट हुआ। तुम कल एक पत्र, अरे भैया नहीं आ गया, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव हो गया। हमने पढ़ा तुम कल एक पत्र नहीं लिख चुके थे, पास्ट परफेक्ट का निगेटिव है और एक कार्य का वर्णन है। क्यों एक कार्य का वर्णन है? क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब है, तो एक कार्य का वर्णन। अनुवाद करेंगे कहां से? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है बेटा? तुम, यू। फिर सहायक क्रिया क्या इंक्लूड करोगे? हैड नॉट, क्या लगाओगे? हैड नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म बताइए जरा। शाबाश बेटा बताइए, वेरी गुड। क्या होती है? रिटर्न। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, अ लेटर। क्या हो गया? अ लेटर। अदर वर्ड क्या है? वेरी गुड, यस्टरडे, यस्टरडे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आ जाएंगे निगेटिव सेंटेंस, है ना। सब्जेक्ट लिखेंगे यू, सहायक क्रिया हैड नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट अ लेटर, अदर वर्ड कल, यस्टरडे। हो गया? आ जाएंगे एक कार्य का वर्णन। निगेटिव सेंटेंस एक कार्य के वर्णन वाले सेंटेंस आ जाएंगे ना, अनुवाद बना लेंगे ना। अब देखिए दो कार्यों का वर्णन वाले, शाबाश, वेरी गुड। देखिए जैसे कह दिया जाए माता जी के, किसके? माता जी के, माता जी के रोने से पहले, रोने से पहले, से पहले
माता जी के रोने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था, नहीं खा चुका था। चलिए समझिएगा, माता जी के रोने से पहले वो खाना नहीं खा चुका था, अनुवाद करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका। चुका था पास्ट परफेक्ट हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, हुआ निगेटिव सेंटेंस। लेकिन दो कार्यों का वर्णन है, देखिए माता जी का रोना एक कार्य हुआ और वो खाना नहीं खा चुका था दूसरा कार्य हुआ, तो दो कार्यों का वर्णन हो गया। कैसे दो कार्यों का वर्णन हो गया? दो सब्जेक्ट आए, दो मेन वर्ब आए। इस वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं और दो मेन वर्ब है, इसलिए ये इसमें दो कार्यों का वर्णन हो रहा ना। निगेटिव सेंटेंस अनुवाद करेंगे। चलिए देखते हैं। माता जी के रोने से पहले, अरे भैया इसमें बीच में क्या आ गया? पहले आ गया, पहले आ गया। तो जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद सर ने बताया था कि इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं, और इधर का अनुवाद बाद में पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। ये बात याद रखिए, कभी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो पहले आया तो इधर का अनुवाद किस टेंस में करेंगे लल्ला? पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए वह खाना नहीं खा चुका था, वह सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही। फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड नॉट, शाबाश, हैड नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? खा चुका। खाना का माने होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करिए, सेकंड थर्ड फॉर्म याद करिए, बहुत जरूरी है। हैड नॉट ईटन, ईटन हो गया। ही हैड नॉट ईटन। अब क्या नहीं खा चुका? खाना अर्थात भोजन। द ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, द फूड। यह अनुवाद हो गया, वह खाना नहीं खा चुका था। ही हैड नॉट ईटन द फूड। क्लियर हुआ? अब क्या आता है? पहले। अब क्या आ रहा? पहले, तो काय माने पहले होता? बिफोर। वेरी गुड, बिफोर, शाबाश कृष्णा, बिफोर। अब किसमें करेंगे अनुवाद इसका? पास्ट इंडेफिनिट में। माता जी का रोना यानी माता जी रोती थी, तो सब्जेक्ट क्या है? द मदर, द मदर, शाबाश, द मदर। फिर मेन वर्ब क्या? रोना। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है? सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। वीप मीन्स रोना, और वीप का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेप्ट। फुल स्टॉप, ऑफ का सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या मजा आया? मजा आया ना? जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद भैया पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? आ गई। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, के बाद वाला। ठीक है, के बाद। चलिए देखिए, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, वेरी गुड। देखिए के बाद वाला, जिसे कहा गया कि वर्षा होने के बाद, घबराइएगा नहीं लल्ला, वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद तुम अपने गांव नहीं गए थे। अरे भैया कहां? गांव, विलेज। वर्षा होने के बाद तुम अपने गांव नहीं गए थे, नहीं गए थे, फुल स्टॉप। चलिए अनुवाद करना है। देखिए थे आया, पास्ट परफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि दो कार्यों का वर्णन है। देखिए वर्षा का होना एक कार्य और तुम अपने गांव नहीं गए थे, पास्ट परफेक्ट हुआ। बीच में क्या आया? के बाद। क्या आया है? के बाद। तो नियम क्या बताया गया? जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इसका पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट इंडेफिनिट। के बाद आ जाए तो उल्टा कर देते हैं।
इसका अनुवाद सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। किसमें करेंगे लल्ला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। इतना डिफरेंस यदि आपने समझ लिया तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए अनुवाद करते हैं। ठीक है, के बाद आया भैया, तो इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम। फिर मेन वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो निगेटिव की सहायक क्रिया क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट की? डिड नॉट। क्या होती है? डिड नॉट। केवल अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, डिड नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है? गए, गो। यू डिड नॉट गो टू। जब कोई जाता है तो सामान्यगत के लिए प्रीपोजिशन टू लगता है। अपने गांव, यू के साथ अपना के लिए योर गांव, विलेज, योर विलेज। हो गया अनुवाद इसका। तुम अपने गांव नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू विलेज, गो टू योर विलेज। यू डिड नॉट गो टू योर विलेज। हो गया। अब क्या रहा? के बाद। क्या रहा? के बाद। तो काय माने होता है? आफ्टर। अब इधर का अनुवाद किस टेंस में करेंगे लल्ला? वर्षा होना। पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो वर्षा मैंने बताया है, वर्षा निर्जीव होता है और निर्जीव का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है। क्या होता है? इट होता है, इट। फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड। हैड नॉट इधर नहीं लगाओगे, हैड, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है ना, वर्षा होना। निगेटिव तो ये था तो डिड नॉट लग गया। ये तो पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव है ना, वर्षा होना। तो इट हैड रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड। क्या होता है लल्ला? रेन्ड। फुल स्टॉप और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बेहतर तरीके से राइट कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से आपको सेंटेंस भी बनाना है। होमवर्क में मैं आपको 10 सेंटेंस दे रहा हूं सभी लोगों को। ठीक है, और कोशिश 2 कार्यों का वर्णन वाले ही बनाइए, पहले और के बाद। ठीक है, डेली 10 मीनिंग्स याद करिए, आपको बताया गया है। अगर आपकी डिक्शनरी बेहतर हो गई तो यकीनन इंग्लिश भी आपकी बेहतर हो जाएगी। क्लियर हुआ? पूरे जिम्मेदारी से, पूरे ईमानदारी से आपको कार्य करना है और बेहतर तरीके से अभ्यास करना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।